हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिन। और मेडिसिन में हमारा सबसे पहला जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेवल से स्टार्ट करेंगे कि देखिए मेडिसिन याद करने के साथ साथ है ना प्रैक्टिकल की चीज़ है। ठीक है, मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जो आपको ट्रीटमेंट करना सिखाती है, जो आपको डायग्नोसिस करना सिखाती है, जो आपको हेल्प करता है अपनी पेशेंट गैदरिंग में। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में और ट्रीटमेंट में। तो हम लोग शुरुआत उसी प्रैक्टिकल से करेंगे। तो पहला सबसे पहला जो एक डॉक्टर होने का, एक मेडिकल प्रोफेशनल का जो सिंबल होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। तो सबसे पहले हम स्टेथोस्कोप की बात करेंगे। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो है वो है क्या, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्टेथोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है जिसका काम होता है जो पेशेंट की बॉडी साउंड्स होते हैं, जो बॉडी साउंड्स होते हैं उन साउंड्स को एग्जामिनर के कानों तक पहुंचाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो स्टेथोस्कोप है ये एक मेडिकल ऑस्कल्टेशन डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंटरनल बॉडी साउंड्स को टू द एग्जामिनर ईयर। अब इंटरनल बॉडी साउंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे हार्ट साउंड हो गए, है ना, हार्ट बीट, हार्ट साउंड हो गए, लंग्स के साउंड हो गए, है ना, जो फेफड़ों से साउंड आते हैं एयर के, वो साउंड हो गए, बॉबल साउंड हो गए। ठीक है, और उसके अलावा वैस्कुलर साउंड हो गए। ठीक है, तो ये साउंड्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एसेंशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन टूल जो है या फिर सिंबल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की एनाटॉमी की। तो देखिए स्टेथोस्कोप की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो स्टेथोस्कोप के अंदर ईयर टिप्स होती हैं जिन्हें हम ईयर पीस भी बोलते हैं। ठीक है, ईयर टिप्स होती हैं और आप देख रहे हो ये ईयर टिप्स जो हैं, इस ईयर टिप से यहां तक ये एक पार्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनोरल। ठीक है, बाइनोरल। ठीक है, तो बाइनोरल बोलते हैं इसको हम। और इसके बाद आप देखोगे ट्यूब, ये जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से घूमती हुई ये ट्यूब है। ट्यूब एक्चुअली पीवीसी का बना होता है या फिर रबर का बना होता है। ठीक है, ये ट्यूब का काम क्या है अभी हम एक एक चीज देखेंगे। और ये जो पार्ट है, आप इस पार्ट को देख रहे हो, ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका बेल, आप ये छोटा वाला पार्ट देख रहे हो ऊपर, ये है बेल फॉर डिटेक्टिंग द लो फ्रीक्वेंसी साउंड। और एक नीचे वाला ये जो है ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करता है। देखिए बेसिकली आप लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड दो तरीके के साउंड सुनोगे। ठीक है, अब लो पिच साउंड कौन से होते हैं और हाई पिच साउंड कौन से होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना यह है कि स्टेथोस्कोप का जो पार्ट है, एक बेल होता है, एक डायाफ्राम होता है। तो बेल से तो हम लो पिच साउंड को डिटेक्ट करते हैं, लो पिच साउंड को सुनते हैं, और हायर पिच साउंड्स जो होते हैं उसको हम डायफ्राम से सुनते हैं। तो देखिए हमें ध्यान ये देना है कि जो लो पिच साउंड होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं और बाकी के सारे जितने भी साउंड है वो हाई पिच साउंड होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो देखिए स्टेथोस्कोप में आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट छोटा वाला जो है ये बेल है और ये जो बड़ा वाला है ये डायफ्राम है। ठीक है, ये ट्यूब है, प्लास्टिक की बनी हुई है, पीवीसी की बनी हुई है, रबर की बनी हुई है, ये ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अलावा ये बाइनोरल होते हैं ये दोनों, और ये आप देख रहे हो ये होते हैं ईयर पीस जो कि कान में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये ईयर पीस होते हैं, ये ईयर पीस है। तो आप देखिए ईयर पीस क्या करेंगे, ये एग्जामिनर के कान में लगाएंगे। ठीक है, और ये साउंड को ट्रांसमिट करेंगे एग्जामिनर के कान में, और साउंड आएगा कहां से, पेशेंट के बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से, थ्रू द डायफ्राम या थ्रू द बेल। ठीक है, आप ये देखिए ये यहाँ पे स्विच होता है। ठीक है, इस स्विच का काम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस स्विच का काम क्या होता है, मेनली स्विच का काम होता है कि हमें साउंड किसके थ्रू सुनना है, डायफ्राम के थ्रू या बेल के थ्रू। ये इस तरीके से घुमा के रोटेट करा के स्विच करता है। ठीक है, आप ये देखिए, क्लियर। तो ये होता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डायफ्राम होता है वो हाई पिच साउंड के लिए होता है, आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, और जो बेल होता है वो लो पिच साउंड के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स को मेरे ख्याल से डिटेल में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको आप पढ़ भी सकते हो और थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ईयर पीस है, या इसे हम ईयर प्लग भी बोलते हैं। आप ये पार्ट देख रहे हो, ये ईयर पीस है, या इसे हम ईयर प्लग भी बोलते हैं। आप देख रहे हो, इसे ईयर प्लग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कानों में लगाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, फंक्शन क्या है ईयर पीस का, ट्रांसमिट साउंड, साउंड की एफिशिएंसी को ट्यूब से ईयर तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ट्यूब, जिसे हम ट्यूबिंग कहते हैं। ये ट्यूब, तो ट्यूब का क्या काम है, ये पीवीसी या रबर का बना होता है, ये कनेक्ट करता है ईयर पीस एंड चेस्ट पीस को। तो आप देख रहे हो ये चेस्ट पीस है जहां पे डायफ्राम है और बेल है, ये चेस्ट पीस है और ये ईयर पीस है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्यूब का काम है, ट्यूबिंग। चलिए अब हम चेस्ट पीस की बात करते हैं। तो चेस्ट पीस में दो चीजें होती हैं, ये आप देख सकते हो ध्यान से, एक होता है बेल और एक होता है डायफ्राम। ठीक है, बेल मोस्टली ओपन होता है, कुछ स्टेथोस्कोप के अंदर बेल की तरफ भी मेम्ब्रेन लगाया जाता है, बट मोस्टली बेल ओपन होता है और डायफ्राम के ऊपर लगा रहता है मेम्ब्रेन। जैसे कि आप ये देखते हो, ये मेरे पास जो है इसका ये जो बेल है ये बिल्कुल ओपन है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर मेम्ब्रेन है। ठीक, तो बेल की साइड में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, बेल की साइड में मेम्ब्रेन है और बेल सॉरी ओपन है, और डायफ्राम की साइड में मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेस्ट पीस के कुछ कंपोनेंट के बारे में। तो डायफ्राम, अब मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम सभी हाई पिच साउंड को डिटेक्ट करने के लिए होता है, जबकि बेल लो पिच साउंड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो हम ये हाई पिच साउंड बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं लो पिच साउंड। ठीक है, अब देखिए बेल, बेल क्या करता है, लो पिच साउंड के लिए यूज होता है। मैंने कहा बेल, बेल क्या करेगा, लो पिच साउंड। तो लो पिच साउंड याद कर लो आप, ये केवल 3-4 लो पिच साउंड है। ठीक है, बेस्ट फॉर
लो पिच साउंड। तो लो पिच साउंड क्या क्या होता है, S3 S4 और क्या होता है मिड डायस्टोलिक मर्मर, तीन है मेनली। ठीक है, क्या क्या, S3 S4 और मिड डायस्टोलिक मर्मर, जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो देखो बेल से क्या क्या है, लो पिच साउंड। बेल से क्या डिटेक्ट होगा, लो पिच साउंड। लो पिच साउंड में हमारे पास क्या है, S3 S4 और मिड डायस्टोलिक मर्मर। मिड डायस्टोलिक मर्मर में क्या है, मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रंबल्स भी होते हैं जो आते हैं, बट मेनली आपको ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें S3 S4 मिड डायस्टोलिक मर्मर्स। मिड डायस्टोलिक मर्मर कौन से, मिट्रल स्टेनोसिस में और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। ठीक है, ये याद रखिएगा ये बेल। बाकी के जितने भी साउंड होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं। बाकी के जितने भी साउंड होते हैं वो हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं। जैसे अब हम आते हैं डायफ्राम पे। तो देखिए S1 S2 नॉर्मली ये नॉर्मल हर्ट साउंड है और ये हाई पिच साउंड होते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर, हमने मिड डायस्टोलिक मर्मर की बात करी है जिसको, जो कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल स्टेनोसिस के केस में। ठीक है, और बाकी के सिस्टोलिक मर्मर जितने हैं, सिस्टोलिक मर्मर है वो सब हाई पिच होते हैं। S1 S2 हाई पिच होता है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होते हैं। मैं देखो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और सिस्टोलिक मर्मर, इन दोनों के बीच में होता है मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, तो मिड डायस्टोलिक मर्मर जो होगा वो लो पिच होगा, जो कि बेल यूज करेंगे जिसके लिए हम, जो बेल से सुनाई देगा। ठीक है, बाकी के ये सारे साउंड S1 S2 सिस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक, ब्रीथ साउंड, वॉबल साउंड, जितने भी साउंड है वो सब आपको डायफ्राम से सुनाई देंगे। वो सारे ही हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच साउंड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की है, यहां से MCQ बन सकता है। ठीक है, अब देखो हाउ टू स्विच बिटवीन बेल एंड डायफ्राम। तो मैंने आपको बताया था कि बेल एंड डायफ्राम इसको रोटेट करा के यहां से, ठीक है, रोटेट करा के स्विच करेंगे। ठीक, और उसको टैप करके साउंड सुनेंगे किस तरफ से आ रहा है। ठीक है, अब हम क्लिनिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। लो पिच साउंड S3 S4 मिड डायस्टोलिक मर्मर, जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, तो तीन साउंड है अपने पास। लो पिच साउंड जो होते हैं, जो बेल से सुने जाते हैं, वो तीन साउंड है, S3 S4 और मिड डायस्टोलिक मर्मर। मिड डायस्टोलिक में मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में जो मिड डायस्टोलिक मर्मर आएंगे वो। बाकी के जितने भी होते हैं S1 S2, ठीक है, सिस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक, ऑल ब्रीथ साउंड जितने भी हैं, ऑल ब्रीथ साउंड, वॉबल साउंड, सब क्या है, हाई पिच साउंड होते हैं, जो कि डायफ्राम से सुनाई देंगे। करेक्ट। अब देखो लो फ्रीक्वेंसी बेल, हाई फ्रीक्वेंसी डायफ्राम, निमोनिक है, याद रखो। लो फ्रीक्वेंसी बेल, हाई फ्रीक्वेंसी डायफ्राम, ऐसे याद रख लो। डायफ्राम बड़ा होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और बेल छोटा होता है तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड। करेक्ट। हाँ, अब देख याद क्या रखना है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते कौन से हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो होगा मिड डायस्टोलिक मर्मर S3 S4 और मिड डायस्टोलिक मर्मर। मिड डायस्टोलिक मर्मर कौन से होंगे, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस में। ठीक है, ये सुनाई देंगे। करेक्ट है, तो ये हमारा यहाँ पे स्टेथोस्कोप की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, है ना। तो आप ये चीजें याद रखोगे। अच्छा देखिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिलेवेंस की अगर हम बात करें, कॉमन एग्जामिनेशन सिनेरियो क्या होता है कि पेशेंट हैज मिट्रल स्टेनोसिस, ऑस्कल्टेट मर्मर। मिट्रल स्टेनोसिस है, हमें मर्मर ऑस्कल्टेट करने हैं। ठीक है, और पेशेंट को अगर एक्सपेक्टेड मर्मर मिड डायस्टोलिक, तो मैंने मिड डायस्टोलिक की बात करी थी, ये कैसे सुनाई देंगे, बेल से। यूज बेल फॉर लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें बेल यूज करना है। देखो हम बात कर रहे हैं मिट्रल स्टेनोसिस में, तो मैंने आपको बताया मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस दोनों में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड हमें कैसे सुनाई देगा, ये हमें सुनाई देगा बेल से। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड बेल से सुनाई देगा। S3 S4 और मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस दोनों ही क्या है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होते हैं। करेक्ट है। अब देखो यूजिंग द डायफ्राम इंडिकेट पुअर अंडरस्टैंडिंग, लाइकली फेल्स। मेनली क्या होता है, यूजिंग डायफ्राम इंडिकेट्स द पुअर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लाइकली टू फेल। अब कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टेथोस्कोप में हम बेल और डायफ्राम यूज करते हैं तो हमें प्रेशर कितना लगाना है, किस तरीके से यूज करना है, क्या कपड़ों के ऊपर से यूज करना है या फिर चेस्ट विदाउट क्लोथ होना चाहिए, है ना। देखिए कपड़ों को हमेशा हटवा देना है। ठीक है, जब भी हम डायफ्राम यूज करेंगे या स्टेथोस्कोप यूज करेंगे, तो हम जब साउंड को सुनेंगे तो सबसे पहले पेशेंट से कंसेंट लेना है कि, और साथ में किसी को रखना है, अटेंडर को, और फिर उसके बाद हमें क्लोथ्स उसके चेस्ट से रिमूव कराने हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम ऑस्कल्टेट करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, फैब्रिक जो होता है, कई बार उसके ऊपर जब हम डायफ्राम को टच कराते हैं तो ये खुद ही हमें कभी कभी फॉल्स क्रेपिटेशन शो करता है। ठीक है, फॉल्स क्रेपिटेशन प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे छोटी मोटी आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कोशिश ये कीजिए कि फैब्रिक ना रहे स्टेथोस्कोप और पेशेंट की बॉडी के सरफेस के बीच में। ओके, हाँ। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्निक क्या होती है यूज करने की। करेक्ट सरफेस चूज करनी है पहले तो, कि हम क्या सुनना चाहते हैं, हमें डायफ्राम यूज करना है या हमें बेल यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर रिकॉग्नाइजिंग करनी है आपको मर्मर, तो नॉट मैंडेटरी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स लेवल पे, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप मर्मर रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो दोनों ही साइड यूज करो, क्योंकि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी मर्मर है, कुछ लो फ्रीक्वेंसी मर्मर है। जैसे मिड डायस्टोलिक मर्मर लो फ्रीक्वेंसी मर्मर है। ठीक है, तो ये चीज आप याद करो। लेकिन आप बेसिक MBBS लेवल पे हो तो केवल आपको टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये वाइवा में पूछा जाएगा
तो मोस्टली वो लोग आपको करेक्ट टेक्निक पूछते हैं, डायग्नोसिस नहीं पूछते, ठीक है। अब देखिए जनरल टेक्निक क्या होती है, डायफ्राम को थोड़ा वार्म करेंगे टू अवॉइड द पेशेंट डिस्कम्फर्ट, भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो कि डायफ्राम एकदम से ठंडा रखा है और आपने पेशेंट की बॉडी पे उसे टच किया तो मे बी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो, तो आप थोड़ा सा वार्म करेंगे बॉडी की तरह, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर वार्म बॉडी से वार्म करेंगे, पकड़ के रख सकते हैं आप। और उसके अलावा प्रॉपर क्लीन करेंगे, ठीक है, डायफ्राम को जो चेस्ट पीस है आप उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के लिए जो भी आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है डिसइंफेक्टर्स, उससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जब आप बेल को प्रेस करोगे बॉडी पे, अगर बेल को प्रेस करोगे तो बड़ा लाइटली प्रेस करोगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डायफ्राम प्रेस करोगे, डायफ्राम से चेक करोगे तो आप थोड़ा सा फर्म, थोड़ा टाइट करोगे, लेकिन इतना नहीं कि बॉडी के ऊपर निशान बन जाए, ठीक है, इतना नहीं करना है। अब देखिए ऑस्कल्टेट इन क्वाइट सराउंडिंग्स, थोड़ा क्वाइट एरिया होना चाहिए, वहां पे आउटर साउंड्स नहीं होने चाहिए ताकि आप क्लियरली अच्छे से ऑस्कल्टेट कर सको, ठीक है। अब देखिए फॉलो करनी है सिस्टमिक अप्रोच। सबसे पहले क्या करोगे, हार्ट में आयोटिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड, मिट्रल और फिर लंग्स को बायलैटरली कंपेयर करोगे, ठीक है। सबसे पहले हार्ट देखना है हमें, तो पल्मोनिक साउंड देखेंगे, ट्राइकस्पिड और फिर मिट्रल साउंड्स देखेंगे, ठीक है। और लंग्स के अंदर जब भी हम देखेंगे सुनेंगे साउंड, तो हमें बायलैटरली कंपेयर करना है सेम प्लेस से, ठीक है, सेम एरिया से। ऐसा नहीं कि एक तो एपेक्स पे देखा दूसरा कंपेयर कर रहे हैं हम बेस में, ऐसा नहीं है, सेम एरिया को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये एक हाई स्लाइड बनाई हुई है जिसमें आप यही देखोगे कि डायफ्राम यूज कैसे करना है और बेल यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस, फ्लैट सरफेस विद द मेम्ब्रेन होती है इसकी डायफ्राम की मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था डायफ्राम के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जबकि बेल सीधा घंटी की तरह होता है, इसके बीच में गड्ढा होता है, ठीक है, ये ओपन कप होता है। बेल को आप लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच साउंड के लिए यूज करते हो। लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच साउंड अपने पास कौन से, S3 S4 मिड डायस्टोलिक मर्मर, जिसमें ट्राइकस्पिड और मिट्रल स्टीनोसिस के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आप अगर डायफ्राम की बात करो, S1 S2 सिस्टोलिक मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ब्रीथ साउंड, बॉबल साउंड, सभी साउंड जितने हैं वो सब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं, हाई पिच साउंड होते हैं। ओनली S3 S4 मिड डायस्टोलिक मर्मर को छोड़ के वो लो पिच साउंड होते हैं, करेक्ट। टेक्निक की बात करें हम, तो मैंने आपको बताया डायफ्राम थोड़ा सा फर्म यूज करोगे, थोड़ा टाइट यूज करोगे, ठीक है, सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे। लेकिन अगर मैं बेल की बात करूं तो आप बहुत लाइटली प्रेशर दोगे। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार हम डायफ्राम को लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए बेल यूज करोगे और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए डायफ्राम यूज करोगे, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, और अगर इसमें कुछ कहीं नहीं समझ आया आप कमेंट कीजिए मेरे को, ठीक है, कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और बेहतर तरीके से सिखा सकूं। और आगे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये साउंड मैं आपको सुना सकूं, क्रैपिटेशन क्या होता है, रोंकाई क्या होते हैं, किस तरीके के साउंड में डिफरेंस होता है, ठीक है, वीजिंग साउंड क्या होते हैं, वो चीज़ मैं आपको डिफरेंशिएट करा सकूं। S1 S2 क्या होगा, S3 S4 किस कंडीशन में सुनाई देता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूं, ठीक है। थैंक यू जी।